अनिल नाम का एक लड़का जो बैंक में काम करता है और लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में उनकी मदद करता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने क्लाइंट रूपा नाम की एक महिला के घर पर जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि रूपा का मर्डर हो जाता है और उसका सारा इल्जाम अनिल के ऊपर ही आ जाता है। अब पकड़े जाने की वजह से अनिल के ऊपर कोर्ट केस चलने लगता है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैंने मर्डर नहीं किया है। अब सच क्या है और झूठ क्या है? क्या शहर के सबसे बड़े वकील गोविंद इस राज से पर्दा हटा पाएंगे या फिर एक बेगुनाह व्यक्ति को जेल की सजा काटनी होगी? अनिल के साथ आगे क्या होगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। ये एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग कोर्ट केस है, जिसमें धीरे धीरे बहुत सारे ट्विस्ट हमारे सामने आते हैं और आखिर में किलर को देखकर आप तो शॉक रह जाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। इस फिल्म का नाम है द जजमेंट और इसे डायरेक्ट किया है गुरुराज कुलकर्णी जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 8.8 आउट ऑफ 10 और आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम रात को एक शहर को देखते हैं। यहाँ पर अनिल नाम का एक लड़का अपनी बाइक लेकर अपने दोस्त मॉरिस के बर्थडे पार्टी पर आता है। यहाँ पर बार में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ हम अनिल के दोस्तों को देखते हैं, जिनके नाम होते हैं गौरव, मॉरिस और अतुल। आपस में बातचीत करते हुए यहाँ अनिल अपनी गर्लफ्रेंड मधु को कॉल करता है और उसके सभी दोस्त यह मधु से बात करते हैं। अब वीडियो कॉल में मधु उन लोगों को देखकर कहती है कि अच्छा, तो तुम सभी मंकीस यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, ज्यादा शराब मत पीना, सही सलामत घर भी जाना है ना। अब यहाँ पर अनिल अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आ रही हो। दरअसल दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए गई होती है। मधु बताती है कि फिलहाल मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी तो वहाँ पर नहीं आ सकती, कुछ ही मंथ की बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तो अब यहाँ पर अनिल फोन रख देता है। उसके बाद ये लोग पार्टी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं और गाने पर फुल ऑन डांस करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अनिल वहां से कहीं निकल जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। थाने में एक कॉल आता है और ऑफिसर दत्तू पांडे को एक मर्डर केस के बारे में पता चलता है, इसीलिए अब वो अपनी टीम के साथ गाड़ी लेकर तुरंत ही क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उन लोगों को एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। लेकिन दोस्तों, बिल्डिंग के नीचे आने के बाद हम देखते हैं कि शॉकिंगली यहाँ पर अनिल को पकड़कर बांध कर रखा गया था और पुलिस अनिल को अरेस्ट करके वहां से ले जाने लगती है। मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे और पूछने लगते हैं कि सर बताइए, क्या इसी लड़के ने मर्डर किया है? क्या इस लड़के का और मरे हुई लड़की का कुछ संबंध था? और यहाँ पर अनिल पुलिस से कह रहा होता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं मानती और थाने ले जाती है। यहाँ पर मीडिया वाले हमें बताने लगते हैं कि शहर की सबसे बड़ी सोशल वर्कर रूपा, आज उसके ही फ्लैट पर उसका मर्डर हो चुका है और इस केस में अनिल नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं तो अनिल के माता पिता वहाँ पर आ चुके थे। अनिल अपने माता पिता को देखकर रोते हुए कहता है कि पिताजी प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, हमें पता है कि तूने कुछ नहीं किया है, हम तुम्हें जल्दी से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। अब उसके अगले दिन हम कुरैशी नाम के पॉलिटिशियन को देखते हैं। वो अपने कुछ लोगों से कहता है कि रूपा मर्डर केस को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दो, ताकि जो लड़का आरोपी पाया गया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और इस केस में सीएम और उसकी सरकार को भी टारगेट बनाओ। उनकी सरकार होते हुए भी समाज के लिए काम करने वाले लोगों की हत्या कैसे हो रही है, रूपा नाम की महिला का मर्डर कैसे हुआ, इसके रिलेटेड सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करो। इस तरह के इंस्ट्रक्शन अपने लोगों को देने लगता है, क्योंकि जब इस सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो अगली बार हमारी ही सरकार होगी और फिर मुझे सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब यहाँ पर कुरैशी के लोग वैसा ही करते हैं और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके धरना देने लगते हैं। अब यहाँ पर हम सीएम को देखते हैं और उसका असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसे सारी घटना के बारे में बताता है कि अपोजिशन पार्टी के लोग इस मर्डर केस को बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, हमें इसके लिए जरूर कुछ करना होगा। तो सीएम कहते हैं कि शहर के सबसे बड़े वकील गोविंदा को इस केस में इन्वॉल्व करो और जो भी अपराधी होगा उसे सजा दिलाने के लिए कहो। तो उसके बाद हमें वकील गोविंद को दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आया होता है। यहाँ पर उसका बेटा गोविंद उसकी पत्नी से पूछता है कि मॉम डैड आपकी लव स्टोरी बताइए ना। गोविंद कहता है कि ये एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, हम तुम्हें कभी विस्तार से बताएंगे। अब यहाँ पर अपना फोन चेक करने पर गोविंद को पता चलता है कि मिनिस्टर के ऑफिस से उसे बुलावा आया है। फिर उसके अगले दिन सीएम की प्रेस मीटिंग होती है, जहाँ पर लोग अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाते हैं और उनमें से एक मुद्दा रूपा मर्डर केस के बारे में भी होता है। तो सीएम कहते हैं कि इस केस की जांच चल रही है, जल्द ही अपराधी कौन है साबित हो जाएगा और उसे सजा मिलेगी। तो उसी जगह के आसपास हम कुरैशी और मूर्ति को देखते हैं, जो कि अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं और ये लोग यहाँ पर सीएम को परेशान देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम अनिल के माता पिता को देखते हैं, जो कि एक दूसरी बहुत बड़ी वकील भार्गवी से मिलने के लिए आते हैं। उसे कहते हैं कि हमारा बेटा बेगुनाह है, उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है, प्लीज भार्गवी मैडम हमारे बेटे को बचा लीजिए।
भार्गवी कहती है कि पहले मैं इस केस को स्टडी करूंगी और अगर उसके बाद मुझे केस सही लगा तो ही मैं इस केस को लड़ूंगी। यहाँ दूसरी तरफ वकील गोविंद अपनी टीम के साथ इस केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारे पास ये केस तो आया है लेकिन इसमें कोई ठोस गवाह नहीं है। हमें उस मर्डर को प्रूफ करना है जो किसी ने देखा नहीं है। हमारी एक गलती जो कि अनिल को जेल से बाहर निकाल सकती है। मतलब कि दोस्तों वकील गोविंद अनिल के अपोजिशन में केस लड़ने वाला था। अब अगला सीन हमें कोर्ट का दिखाया जाता है और यहाँ पर वकील गोविंद और भार्गवी आमने सामने होते हैं जहाँ से अदालत शुरू हो जाती है। पहले वकील गोविंद जज से कहता है कि कानून के खिलाफ जो कोई भी काम करता है उसे कहते हैं क्राइम और यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अनिल ने रूपा के साथ जबरदस्ती की, उसका रेप किया और उसे मार डाला। बस माय लॉर्ड, मुझे यही कहना है। उसके बाद भार्गवी खड़े होकर कहती है कि कोर्ट के मामले ऐसे भावनात्मक विचारों पर नहीं चलते। किसी को भी खून क्राइम करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, इरादा, मकसद और अवसर। और मेरे क्लाइंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अनिल बस गलत जगह पर गलत टाइम पर मौजूद था और किसी दूसरे ने किया हुआ अपराध उसके सर पर आ चुका है। बस मैं यही कहना चाहती थी माय लॉर्ड। उसके बाद अदालत 30 मिनट का ब्रेक लेती है और यहाँ पर फिर से केस शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर भार्गवी अनिल से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है। अनिल बताता है कि मैंने MBA इन फाइनेंस किया है और मैं DYD बैंक में काम करता हूँ। साथ ही मैं क्लाइंट को उनके पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं इसके लिए भी मदद करता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद वकील भार्गवी 16 अप्रैल की रात को क्या हुआ था इसके बारे में पूछती है। अनिल बताता है कि उस रात मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद रूपा के घर गया था। रूपा की तरफ से मुझे कॉल आया था कि उसे कुछ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करनी है, इसलिए अच्छी डील है समझकर मैं तुरंत ही उससे मिलने के लिए चला गया। तकरीबन 8:30 बज गए होंगे। सोसाइटी में आने के बाद मुझे वॉचमैन ने रोका। उसने अपने रजिस्टर में चेक किया तो अनिल के रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी। मैंने उसे बताया कि रूपा मैडम ने मुझे बुलाया है, लेकिन एंट्री न होने की वजह से वॉचमैन उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा। लेकिन मैंने उसे समझाया कि रूपा ने मुझे बुलाया है, चाहे तो आप उससे फोन कर लीजिए। तो फिर रूपा वॉचमैन को कहती है और उसे ऊपर आने देने के लिए कहती है। और अब उसके बाद अनिल रूपा के फ्लैट पर पहुंच जाता है। ये दोनों अच्छे से एक जगह पर बैठकर इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करने लगते हैं। अनिल उसे बताता है कि हमारे पास म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड और इसके अलावा भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। रूपा कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी के ऑप्शन दिखाओ। तो अनिल उसे कुछ प्रॉपर्टी के फोटोज दिखाता है और उसमें से रूपा को एक प्रॉपर्टी पसंद भी आ जाती है। तब अनिल कहता है कि मैं तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करके इसके बारे में पूछता हूँ। रूपा उसे बताती है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, इसलिए तुम बाहर जाकर बातचीत करके आ सकते हो। तो अनिल उस फ्लैट के बालकनी में जाता है और वहां से अपने मैनेजर को कॉल करता है। कहता है कि मुझे एक बढ़िया डील मिली है और अगर ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो हमें बहुत ही अच्छा कमीशन मिलेगा। तो उसका मैनेजर ठीक है ऐसा कहकर आगे की प्रोसीजर करने के लिए कहता है। और अब फोन पर बात करने के थोड़ी देर बाद अनिल जब वापस उस रूम के अंदर आता है तो उसे रूपा कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वो अंदर बेडरूम के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बेड के ऊपर रूपा पड़ी हुई थी। वो उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके हाथ पर खून लग जाता है। अब खून देखकर वो घबरा जाता है। देखता है कि रूपा का तो यहाँ पर मर्डर हो चुका है और उसके मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर ना आए, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर नीचे वॉचमैन ने उसे पकड़ लिया था और खूनी समझकर पुलिस को कॉल कर दिया। और उसके बाद पुलिस ने क्या किया ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर अनिल बताता है कि मैंने वो खून नहीं किया है। मैं जब वहां से भाग रहा था तो मुझे एक आदमी टकराया था और हो सकता है कि उसने ही मर्डर किया हो। तो अब यहाँ पर वकील भार्गवी कहती है कि सर, मेरे क्लाइंट को मर्डर करते हुए किसी ने भी नहीं देखा है या फिर रूपा का मर्डर होते हुए भी किसी ने नहीं देखा था, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मेरा क्लाइंट कह रहा है वैसा ही हुआ हो। और जो आदमी वहां पर अनिल से टकराया था उसके बारे में इस केस में पुलिस ने कुछ छानबीन क्यों नहीं की। अब जज यहाँ पर गोविंद से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके रिलेटेड कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है, तो गोविंद नहीं ऐसा कहता है। फिर जज कहते हैं कि ठीक है, आगे की सुनवाई अगली तारीख को होगी। अब उसके बाद हम गोविंद को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। वो अपने बेटे के साथ डांस करता है, अपनी पत्नी के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है। मतलब उनका परिवार बहुत ही खुशहाल होता है। उसकी पत्नी एक टीचर होती है जो कॉलेज में पढ़ाती है और वो एक राइटर भी होती है जो सोसाइटी में हो रही घटनाओं के बारे में भी लिखती है, मतलब कि अपनी टिप्पणी देती है। अनिल के केस के रिलेटेड भी उसने कुछ लिखा था और उसे लग रहा था कि अनिल बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। इसलिए वो अपने पति गोविंद से कहती है कि तुम जरा सोच समझकर इस केस को लड़ना, कहीं किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। गोविंद कहता है कि किसी भी बुक के फ्रंट पेज को देखकर उसके अंदर क्या है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और वकील भार्गवी अनिल एक नेक दिल इंसान है ये साबित करने के लिए उसके दोस्त मॉरिस को वहां पर बुलाती है और उससे अनिल के बारे में बताने के लिए कहती है। मॉरिस बताता है कि अनिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके खुश रहना चाहता है, अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता है। वो इतना अच्छा है कि किसी का मर्डर कर ही नहीं सकता। अब गोविंद से यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, अच्छा तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारा दोस्त अनिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तो फिर ये क्या है? ये देखो, पार्टी में शराब पीकर लड़कियों के साथ गुलछले उड़ा रहा था। इन फोटोज को देखने के बाद उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। मॉरिस कहता है कि सर, हर शराब पीने वाला लड़का खूनी तो नहीं हो सकता ना,
गोविंद कहता है कि हाँ जरूर, वो खून नहीं हो सकता, लेकिन तुम यहाँ पर अनिल की अच्छी बातें बताकर ये साबित नहीं कर सकते कि उसने खून नहीं किया होगा। किसी भी इंसान की नीयत कब फिर जाए ये बताया नहीं जा सकता। और अनिल ने जैसे बताया था कि उसे रूपा ने कॉल किया था, तो ये बात झूठ है। उल्टा अनिल ने ही रूपा को कॉल किया था और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। जब वो रूपा से मिलने के लिए गया था तब उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और हो सकता है कि उसी नशे में उसने ये सब कुछ कर दिया हो। अब उसके बाद वकील गोविंद वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। गार्ड यहाँ पर बताता है कि अनिल जब हमारे सोसाइटी में आया था तब रूपा मैडम ने ही मुझे कॉल करके उन्हें ऊपर भेजने के लिए कहा था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में मैंने पार्किंग लॉट में देखा तो मुझे वहाँ पर अनिल गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसके पास जाकर देखा तो उसके शर्ट पर खून लगा था, इसलिए मैंने उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। खैर, अब उसके बाद गोविंद डॉक्टर आनंद को वहाँ पर बुलाता है। डॉक्टर आनंद बताता है कि मैंने अनिल के शरीर के अंदर खून की जांच की है तो उसके शरीर में हमें अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है, यानी कि 0.1 से लेकर 0.9 तक। गोविंद डॉक्टर से पूछता है कि अगर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इससे क्या हो सकता है। डॉक्टर बताता है कि इंसान खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, नशे की हालत में वो कुछ भी कर सकता है, किसी का मर्डर भी। अब उसके बाद वकील भार्गवी उस डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर अल्कोहल की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस व्यक्ति का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अगर ऐसा ही होता है तो जब अनिल पार्टी से निकला तभी उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या ऐसी हालत में वो गाड़ी चलाकर रूपा के घर तक पहुंच जाएगा? और इतना ही नहीं, उसने रूपा के घर पर पहुंचने के बाद इन्वेस्टमेंट की बातें भी की। तो भी यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते कि अल्कोहल की मात्रा अगर 0.1 से ज्यादा हो तो सिर्फ 70% लोग अपने ऊपर का कंट्रोल खो सकते हैं और उसके बाद वो जो कुछ भी करते हैं वो उन्हें याद भी नहीं रहता। तो ये सारी बातें करने के बाद भार्गवी जज से कहती है कि देखिए माय लॉर्ड, इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये मर्डर अनिल ने किया है। अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये मर्डर हुआ है, ये डॉक्टरों की बस एक संभावना है और संभावना के आधार पर किसी को भी आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। और अगर अनिल के शरीर में ज्यादा अल्कोहल पाया जाता तो वो गाड़ी लेकर रूपा के घर तक पहुंचता ही नहीं, बीच में ही कहीं बेहोश होकर गिर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, मतलब कि वो अपने पूरे होश में था। अब यहाँ पर भार्गवी के सारे लॉजिकल पॉइंट सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि इस मर्डर केस में इस अल्कोहल की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद कटघरे में फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाया जाता है। गोविंद डॉक्टर को एक खोपड़ी दिखाकर पूछता है कि आपने जैसे रिपोर्ट में मेंशन किया है कि रूपा की मौत सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई है, तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, उसी तरह से हुई है। हो सकता है कि उसका सर दीवार से टकरा गया होगा या फिर किसी ने जानबूझकर पटका होगा और वो वार बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से उसकी वहां पर मौत हो गई। अब गोविंद बताता है कि जब अनिल और रूपा बातचीत कर रहे थे तो वहां पर भी उन लोगों ने शराब पी थी। पुलिस को रूपा के घर में ड्रिंक्स की बोतल मिली है और यहाँ पर शराब पीने के बाद रूपा को देखकर अनिल का इरादा बदल गया। उसने रूपा के साथ गलत काम करने की कोशिश की और अपना काम हो जाने के बाद अनिल ने उसके सर पर वार करके उसे मार दिया। अब ये बात सुनकर अनिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कोर्ट में ही चिल्लाकर सभी लोगों के सामने कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अगर तुम लोग मैंने ये मर्डर नहीं किया है ये बात साबित नहीं कर सकते तो यहाँ पर झूठी कहानियां मत बनाओ। तो अब जज साहब उसे वार्निंग देते हैं कि अनिल, तुम ऐसे ही बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम्हें जब कहा जाएगा तभी तुम्हें बोलना होगा। अब उसके बाद भार्गवी उस डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर जरा ये बताइए, क्या सर पर चोट लगने के तुरंत बाद रूपा की मौत हुई थी? डॉक्टर बताते हैं कि पोस्टमार्टम के अनुसार रूपा की तुरंत मौत नहीं हुई थी, चोट लगने के 15 मिनट बाद उसकी मौत हुई थी। तो भार्गवी कहती है कि जब अनिल अपने मैनेजर से फोन पर बात करने के लिए बालकनी में गया था तब उसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे और पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन की माने तो यह घटना 9 से 10 बजे के बीच में हुई थी। तो जब अनिल बालकनी में फोन पर बात कर रहा था तभी रूपा की फ्लैट के अंदर कोई दूसरा आदमी आया होगा और वो रूपा को मारकर वहां से चला गया। ऐसा भी तो हो सकता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सर पर चोट लगने के 15 मिनट बाद उसकी मौत हुई है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट उन लोगों को अगली तारीख देते हैं। अब उसके अगले दिन हम यहाँ अनिल के पिताजी को देखते हैं जो अपने बेटे की पुरानी बातें याद कर रहे थे। तभी उन्हें अनिल की गर्लफ्रेंड मधु का कॉल आता है और मधु उन्हें पूछती है कि कोर्ट में वैसे क्या चल रहा है, क्या मेरे वहाँ पर आ जाने से अनिल को कुछ फायदा होगा? तो अनिल के पिताजी कहते हैं कि यहाँ पर भार्गवी मैडम बहुत ही अच्छे तरीके से केस को लड़ रही है, तुम अपना एग्जाम खत्म करने के बाद ही यहाँ पर आना, तब तक हम देखते हैं कि क्या होता है। अब उसके बाद फिर से कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ पर वकील गोविंद इंस्पेक्टर दत्तू को कटघरे में बुलाता है। उससे पूछता है कि क्या आपने उस बिल्डिंग में किसी दूसरे आदमी को देखा था, मतलब कि अनिल के अलावा वहां पर कोई भाग रहा हो? दत्तू पांडे कहता है कि नहीं, मैंने सीसीटीवी भी देखा है, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन मुझे तो कोई दूसरे आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो गोविंद कहता है कि इसका मतलब यही है कि अनिल साफ साफ झूठ बोल रहा है, उसने वहां पर किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा था। उसके बाद गोविंद अनिल से पूछता है कि रूपा ने तुम्हारे साथ कितने पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात की थी? अनिल बताता है कि लगभग 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसे पसंद आ गई थी। गोविंद कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमने रूपा का बैंक अकाउंट चेक किया है, उसके अकाउंट में तो सिर्फ 18,000 रुपए है और इतने कम पैसे में वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकती है? अनिल कहता है कि वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो मुझसे कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही थी। तो गोविंद यहाँ पर गुस्से में उसे कहता है कि ये सब झूठ बातें बताना बंद कर दो और एक्सेप्ट कर लो कि तुमने रूपा का कत्ल किया है।
गोविंद यहाँ पर चिल्लाकर जज साहब को यही बातें बता रहा था और भार्गवी इस बात पर ऑब्जेक्शन लेती है कि गोविंद मेरे क्लाइंट पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। बहुत बुरी तरीके से बहस होने की वजह से सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। तो जज सब लोगों को शांत करते हैं और दोनों वकीलों को अंदर बुलाते हैं। उन दोनों को डांटते हैं, कहते हैं कि आगे से अगर आप दोनों की वजह से कोर्ट की मर्यादा भंग हुई तो हम तुम दोनों को भी सजा दिलाएंगे। तो दोनों ही वकील सॉरी कहते हैं। अब आगे की कार्यवाही में अनिल के दोस्त अतुल को बुलाया जाता है, क्योंकि जब अनिल को पता चला कि वहां पर रूपा का मर्डर हुआ है तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने अतुल को कॉल किया। उसने अतुल को बताया कि यहाँ पर एक मर्डर हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब अतुल ने उसे कहा कि तुम वहां से तुरंत ही भाग जाओ। लेकिन अब यहाँ पर गोविंद अतुल से कुछ सवाल जवाब पूछता है, उसे डराने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक जेल जाना होगा। मुझे ठीक से बताओ कि अनिल ने तुम्हें कॉल पर क्या कहा था। तुम उस वक्त पार्टी में थे, क्या तुम्हें ठीक से सुनाई दिया था? अतुल कहता है कि हाँ, मैं पार्टी में था इसलिए गाने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसने यही कहा था कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। तो गोविंद उसे कहता है कि नहीं, तुमने ये सुना होगा कि मैंने मर्डर किया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यही बात तुमने अनिल के मुंह से सुनी होगी और इसलिए तुमने उसे तुरंत ही वहां से भागने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं था तो तुमने उसे पुलिस को बुलाने के लिए क्यों नहीं कहा? तो अब गोविंद की बातें सुनकर अतुल यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसने फोन पर क्या सुना था। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने ये भी सुना हो सकता है। इसलिए भी यहाँ पर अतुल की बातों को सबूत के तौर पर नहीं लिया जाता, क्योंकि वो तो खुद ही कंफ्यूजन में था। यहाँ अपने दोस्त अतुल की ऐसी बातें सुनकर अनिल तो दुखी हो जाता है, कहने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। अब उसके बाद इस केस पर विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन बताया जाएगा। खैर, अब उसके बाद आता है फैसले का दिन। यहाँ जज साहब कहते हैं कि सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद और तमाम सबूत और गवाहों को देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से अनिल ने ही खून किया है, ये बात साबित नहीं हुई है। लेकिन अभी तक दूसरा अपराध भी पकड़ा नहीं गया और क्राइम लोकेशन पर अनिल के ही पकड़े जाने की वजह से उसे ही गुनहगार माना जाएगा। इसलिए अनिल को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। अब जज का ये फैसला सुनने के बाद अनिल तो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैंने खून नहीं किया है, आप लोग गलती कर रहे हो। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। यहाँ पर अनिल के घर वाले और वकील भार्गवी भी जज का यह फैसला सुनकर शॉक हो जाते हैं और अब बेचारे अनिल को यहाँ पर जेल जाना ही पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ गोविंद को ऐसा लग रहा था कि उसने अनिल को जेल भेजकर अच्छा ही काम किया है। उसे तो अनिल ही गुनहगार लग रहा था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर कहानी में आता है एक बहुत ही अनोखा मोड़। गोविंद के ऑफिस में एक दूसरा आदमी आता है जिसका 2 महीने पहले ही गोविंद ने केस लड़ा था। वो आदमी यहाँ पर बताता है कि मेरी बेटी मेरे सपने में आकर मुझे जीने नहीं दे रही है। मैंने जो गलत काम किया है उसका गिल्ट मुझे खाया जा रहा है। गोविंद उसे कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वह आदमी बताता है कि 2 साल पहले आपने ही मेरा केस लड़ा था और मेरी बेटी ने प्रकाश नाम के एक लड़के के साथ शादी की थी। मैं उन दोनों के शादी के बिल्कुल भी खिलाफ था, इसलिए उन लोगों ने भागकर शादी की। उसके बाद मैंने अपने बेटी को ढूंढा और उसके घर पर उससे मिलने के लिए गया। मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर दूंगा। लेकिन उसकी बेटी ने उसके साथ आने से मना कर दिया। तो वह आदमी बताता है कि ये बात सुनकर मुझे बहुत सा गुस्सा आ गया और मैंने ही अपनी बेटी को मार दिया और इसका सारा इल्जाम दामाद के ऊपर डाल दिया। वहां पर उसी तरह के सबूत रखे जिस वजह से दामाद ही इस केस में फंस गए और वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था और आपने केस लड़कर दामाद को ही जेल भिजवा दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद गोविंद तो टेंशन में आ जाता है। वो उस आदमी को थप्पड़ मारता है और यहाँ से भगा देता है। गोविंद को अब समझ में आ चुका था कि उसके हाथों बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अगर यह आदमी झूठ बोलकर उसे फंसा सकता है तो इसका मतलब यह है कि अनिल को भी इसी तरीके से फंसाया गया होगा और मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़कर उसे ही जेल भेज दिया। लेकिन यहाँ पर गोविंद की पत्नी उससे सपोर्ट करती है, कहती है कि देखो गोविंद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम अपने ईगो को साइड में रखकर इस केस को फिर से रीओपन करो और उस अनिल को बेगुनाह साबित करके उसे जेल से बाहर निकालो, तभी तुम इस गेट से बाहर निकल सकते हो। यहाँ ये सिर्फ हम जेल में देखते हैं कि अनिल की गर्लफ्रेंड मधु उससे मिलने के लिए आ चुकी थी। अनिल उसे देखकर पहले तो गले लगता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब वो उसे कहता है कि तुम्हें अब मुझे भूलना होगा, तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे लड़के से शादी कर लो, मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन मधु एक अच्छी लड़की होती है और वो उसे कहती है कि मैंने दिल से तुम्हें प्यार किया है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ नहीं जा सकती। भले ही तुम्हें 20 साल तक जेल के अंदर रहने की सजा मिली हो, लेकिन 20 साल तो क्या, मैं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पर इंतजार कर सकती हूँ। सच में अगर ऐसा प्यार हो तो क्या ही कहना। अब उसके अगले दिन हम गोविंद को देखते हैं। वो अनिल के घर पर आकर उसके परिवार से मिलता है और उन लोगों से माफी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी वजह से ही आपके बेटे को जेल जाना पड़ा। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं ही आपके बेटे को बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और वो वहां से अनिल से मिलने के लिए जेल में आता है।
लेकिन अनिल उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो उसे कहता है कि तुमने एक बेगुनाह को जेल के अंदर डाला है, देख लेना इसका बहुत बुरा परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन गोविंद उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और अब मैं ही तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हम कुरैश और मैथ्यू को देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और मैथ्यू उसे बताता है कि वो वकील गोविंद अनिल के केस को फिर से ओपन कर रहा है। अगर उस रात के राज के बारे में उसे पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो कुरैशी उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब कुरैशी इस केस को मिटाने के लिए अनिल को ही मारने का प्लान करता है। वो उस जेल के अंदर अपने कुछ आदमियों को भेज देता है, मतलब कि उसने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, उसके जरिए वो अपने कुछ आदमियों को जेल के अंदर भेजता है। यहाँ अनिल जब सो रहा होता है तभी वो लोग उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे, लेकिन इतने में ही अनिल जग जाता है और उन लोगों से फाइट करता है। जैसे तैसे करके उन लोगों को जख्मी कर देता है और खुद की जान बचा लेता है। लेकिन इसी हाथापाई में उसके पेट में चाकू लगने की वजह से एक गहरा घाव हो जाता है और बाकी के कांस्टेबल वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं और तुरंत ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। अगले दिन उसके घर वाले उसे मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर उसका ख्याल रखते हैं। उसके बाद अनिल की गर्लफ्रेंड मधु गोविंदा से मिलने के लिए जाती है। वो यहाँ पर उसे अनिल ने बताई हुई सारी बातें बताती है। तो गोविंद को पता चलता है कि अगर रूपा के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, मतलब कि वो जिस एनजीओ में काम करती थी उस संस्था के वो पैसे होंगे। मधु बताती है कि मैं उस एनजीओ में जाकर आई हूँ, लेकिन वो तो बंद है। इसका मतलब वहां पर कुछ गड़बड़ है। अब गोविंद उस एनजीओ से जुड़े हुए सभी लोगों की लिस्ट निकालता है, जिसमें कि वो पॉलिटिशियन कुरैशी और मैथ्यू, साथ ही साथ उनके साथ काम करने वाला एक और आदमी जिसका नाम होता है कन्नन, इन लोगों के बारे में पता करता है। और मधु उन सभी लोगों की फोटोज ले जाकर अनिल को दिखाती है। तो जब अनिल कन्नन को देखता है तो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। कहता है कि उस रात मैंने इसी आदमी को भागते हुए देखा था, इसी आदमी से मैं टकरा गया था। जब ये बात गोविंद को पता चलती है तो वो अपने आदमियों को काम पर लगाकर तुरंत ही कन्नन को ढूंढ लेता है। अब ये लोग यहाँ पर कन्नन को बहुत ही बेरहमी से मारते पीटते हैं और बहुत ज्यादा मार खाने के बाद कन्नन यहाँ पर सच्चाई बताने लगता है कि इसमें उस पॉलिटिशियन कुरैशी और मुत्थु का हाथ है। कुरैशी, मुत्थु और रूपा ये तीनों ही मिले हुए थे। इस शहर का सबसे बड़ा जो एनजीओ है ये लोग उसे संभालते थे, लेकिन उस संस्थान के अंदर 300 करोड़ रुपए मौजूद थे और उन पैसों को ये सभी लोग हथियाना चाहते थे। अब वो पैसा चुराने का और बाकी का सारा काम रूपा ही देख रही थी, लेकिन जो बहुत ज्यादा रिस्क ले रही थी उससे अभी तक पैसे नहीं मिले थे। इसलिए वो कुरैशी और मुत्तु से कहती है कि जब तक मुझे मेरे काम के पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो पैसे कहाँ पर है मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। लेकिन ये बात सुनकर कुरैशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ठान लेता है कि मैं इसको मारकर वो सारे पैसे ले लूंगा। लेकिन अब कन्नन को पता नहीं था कि रूपा का मर्डर कैसे हुआ, और अब यहाँ पर गोविंद को भी ये बात साबित करनी थी कि इस केस में कुरैशी का हाथ है। लेकिन कुरैशी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होने की वजह से वो डायरेक्टली उसके ऊपर केस नहीं डाल सकता था, इसीलिए वो पहले कन्नन को कोर्ट में पेश करने की सोचता है। लेकिन जब पुलिस उसे रास्ते से ले जा रही थी तो पुलिस गोविंद को धोखा देती है और उस कन्नन को बीच रास्ते में छोड़ देती है। दरअसल उस पुलिस को ऐसा करने के लिए उस कुरैशी ने ही पैसे दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ रास्ते पर कन्नन का एक्सीडेंट करके उसे मार दिया जाता है। दरअसल ये भी कुरैशी का ही प्लान था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक अमरीश नाम का एक आदमी खुद को सरेंडर करते हुए कहता है कि मैंने ही रूपा का मर्डर किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। दरअसल उस आदमी को कुरैशी ने बहुत सारे पैसे दिए थे ये जुर्म कबूल करने के लिए। लेकिन अब गोविंद उस आदमी के ऊपर मुकदमा चलाने लगता है। गोविंद उसे उल्टे सीधे सवाल पूछकर वहां पर उलझा देता है। और अब इसी दौरान कुरैशी इस केस को हैंडल करने के लिए एक इंटरनेशनल वकील उसे यहाँ पर हायर करता है, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। वो यहाँ पर जज साहब से कहता है कि मिलॉर्ड, जैसे कि अब खूनी पकड़ा गया है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो उसे सजा दिलाकर जेल में बंद कर देना चाहिए और इस केस को यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन गोविंद यहाँ पर कहता है कि यह अमरीश नाम का आदमी तो मुझे बहुत ही सीधा साधा लग रहा है, इसे 300 करोड़ रुपए के बारे में क्या पता होगा, और अगर इसने वो पैसे चुराने के लिए रूपा को मारा है तो इसे बताना होगा कि वो 300 करोड़ रुपए कहाँ पर है, नहीं तो उसे ऐसे केस में फंसाया जाएगा जिससे वो जेल से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब ये बात सुनकर अमरीश बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि जज साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, उस 300 करोड़ रुपए के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो अब तक यहाँ पर कुरैशी को अदालत में आने का ऑर्डर दे दिया जाता है। कुरैशी वहां पर आता है और अमरीश उसका नाम लेते हुए कहता है कि सर, इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे रूपा के मर्डर का इल्जाम खुद पर लेने के लिए, बाकी उन 300 करोड़ रुपए के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो अब यहाँ पर गोविंद सब लोगों को बताता है कि उस रात जब अनिल अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रहा था तो उसी बीच कुरैशी रूपा से मिलने के लिए आया था। उसने उसे 300 करोड़ रुपए कहाँ पर छुपाए हैं इसके बारे में पूछा, लेकिन रूपा ने उसे इसके बारे में बताने से मना कर दिया। इसी वजह से गुस्से में आकर पहले तो कुरैशी ने उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद रूपा का सर दीवार से पटक कर उसे जान से मार दिया। कुरैशी के साथ उसका आदमी कन्नन भी मौजूद था। तो कुरैशी ने कन्नन से बाहर आकर कहा कि रूपा की लाश को ठिकाने लगा दो।
लेकिन अब इतने में ही अनिल ने रूपा की लाश को देख लिया था और वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तो उसी वक्त वो कन्नन से टकरा गया था। अब यहाँ पर सारा मामला समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि अनिल बेगुनाह है और कुरैशी ही असली किलर है। और यहाँ का सब कुछ केस अनिल हॉस्पिटल में बैठकर वीडियो कॉल के थ्रू ये सब कुछ देख रहा था। अब जज साहब यहाँ पर फैसला सुनाते हैं कि इस केस में अनिल को बाइज्जत बरी किया जाता है और कुरैशी और उसके साथ जो भी आदमी इस जुर्म में शामिल थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि वकील गोविंद की फैमिली और अनिल की पूरी फैमिली मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं और अनिल अपनी जान बचाने के लिए गोविंद को थैंक यू कहता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।